अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद ENG 506 503 का लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टॉपिक नंबर 94, इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी। ये जी MCQs हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। मॉर्फोलॉजी होती क्या है? बेसिकली लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। उनकी स्टडी मॉर्फोलॉजी के टर्म के अंदर आती है। आपकी लैंग्वेज में कैसे वर्ड्स बनते हैं, क्या उनके साथ फॉर्म्स लगती हैं, कैसे वो नए जो न्यू वर्ड्स भी शामिल होंगे वो कैसे होंगे, पुराने वर्ड्स कैसे बदलेंगे, जो भी वर्ड्स के हवाले से स्टडी करेंगे, जो भी वो वर्ड्स काम सर अंजाम देंगे या अपनी शक्ल बदलेंगे, वो सारी स्टडी आएगी मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आ जाता है? प्लूरल मार्कर्स आ जाते हैं। जैसे ये एस हम लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो एक फॉर्म बदल रहे हैं ना वर्ड की, तो ये सारी फॉर्म्स बदलना, नए वर्ड्स आना, पुराने वर्ड्स का जाना, ये सारी वर्ड्स की स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। डेरिवेशनल फिक्सेस आती हैं, ये जी सुफिक्स, प्रीफिक्स, ये वो चीज़ होती है। डेरिवेशन आता है जी एक वर्ड से दूसरा वर्ड ड्राइव होना, निकलना, जैसे सिंगिंग, सिंगर। ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट इक्वली प्रोमिनेंट इन ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस। इसमें बस वो यही कह रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में अल्फाज होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि दूसरी भी लैंग्वेजेस में वैसा ही लफ्ज़ों का सिस्टम हो। टॉपिक नंबर 95, वर्ड्स एंड डिक्शनरीज। MCQs देख लें। द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ड। ठीक है। लेक्सीम का अब इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया है। ये लेक्सीम क्या है? अ लेक्सीम इज़ अ वर्ड इन अ एब्स्ट्रैक्ट सेंस। सिंपल अगर अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो एक वर्ड की जो प्योर फॉर्म होती है, उस प्योर फॉर्म को उन्होंने लेक्सीम कह दिया है। जैसे ये लिव है, ये समझ लें ये प्योर फॉर्म है। ये रूट है, रूट फॉर्म है। इसकी आगे से जो फॉर्म्स होंगी, लिव, लिव्स, लाइव्स, लाइव्ड या लिव्ड एंड लिविंग, ये जी उसकी फॉर्म्स है आगे से। ये लेक्सीम नहीं है। जो प्योर वर्ड होगा, जो प्योर रूट होगी, वो लेक्सीम कहलाएगी। मतलब यहाँ पे जो लिव है वो प्योर फॉर्म है और वो लेक्सीम है। मेंटल लेक्सिकन क्या है? मेंटल लेक्सिकन उनका कहना है कि एक यूज़र या एक नेटिव स्पीकर या एक लैंग्वेज बोलने वाला, उसके दिमाग में वर्ड्स की जितनी भी नॉलेज मौजूद है वो जी है उसकी मेंटल लेक्सिकन है। ठीक है। द सम टोटल ऑफ वर्ड नॉलेज दैट नेटिव स्पीकर्स कैरी अराउंड इन देयर हेड्स। ठीक है। ये जी अब उन्होंने बताया कि 6 ईयर ओल्ड कितने वर्ड्स अपने दिमाग में लिए घूमता है, 10,000। और ये कौन सा एक हाई स्कूल का बच्चा, कितने उसके दिमाग में वोकैबलरी या वर्ड्स फीड होते हैं, वो जी 60,000 के अराउंड होते हैं। इसके अलावा ये देख लें, मेंटल लेक्सिकन इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड अल्फ़ाबेटिकली लाइक अ डिक्शनरी, रादर इट इज़ कम्प्लेक्स वेब composed of stored item that may be related to each other। ठीक है। डिक्शनरी एंट्रीज़ जी उसके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स जो होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के फीड होते हैं। डिक्शनरी एंट्रीज़ होती हैं जो डिक्शनरी में वर्ड पाए जाते हैं। कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि तकरीबन हर डिक्शनरी में कॉमन होते हैं, जैसे मदर, डॉग, वॉक, ये कॉमन वर्ड्स होते हैं। लिटरेरी वर्ड्स होते हैं जो कि डिक्शनरी में पाए जाते हैं, जो कि मतलब कि आम रूटीन में नहीं बोले जाते, इतने इस्तेमाल नहीं होते, बट डिक्शनरी में, डिक्शनरी के हवाले से या राइटिंग के लिहाज से फॉर्मल जो एजुकेशन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोलोकियल वर्ड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल बहुत होते हैं, बहुत बोले जाते हैं, बट ये कि डिक्शनरी के हवाले से या रिटन के हवाले से या फॉर्मल लैंग्वेज के हवाले से इतना ये आम नहीं होते, वहाँ पे नहीं इतने इस्तेमाल होते। टॉपिक नंबर 96, मॉर्फीम्स। मॉर्फीम क्या होता है? द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। एक छोटा सा वर्ड का यूनिट जो कि एक मीनिंग रखता हो, जिससे दूसरे भी वर्ड बने, वो क्या होगा? मॉर्फीम होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा री ओपनड। अब उन्होंने कहा इसमें 3 मॉर्फीम पाए जा रहे हैं, वो क्या हैं? एक ओपन है, ये एक अलग मीनिंग रखता है। री एक अलग मीनिंग रखता है। छोटा एक यूनिट है वर्ड, ठीक है। एक री ये अलग मीनिंग रखता है, ये अगेन
का मीनिंग रखता है। जब हम री किसी के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है री, जैसे रिसाइज, इसमें ईडी पाया जा रहा है इंडिकेटिंग पास्ट टेंस, ठीक है। ये मॉर्फीम्स होते हैं मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स दैट हैव मीनिंग, ठीक है। काइंड ऑफ मॉर्फीम्स, कौन कौन सी काइंड्स होती हैं? फ्री होते हैं एंड बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं। फ्री मॉर्फीम में क्या आता है? वो मॉर्फीम आते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं, अपना एक वजूद वो उनका अलग होता है, ठीक है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये ओपन, इसके साथ अगर हम री लगाएं या ना लगाएं, ईडी लगाएं या ना लगाएं, ये उसके बगैर भी ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है। तो ऐसे मॉर्फीम जो कि अपना एक वजूद रखते हैं और इंडिपेंडेंटली लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं और वो रह सकते हैं, तो उन्हें मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम कहा जाता है। बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? बाउंड मॉर्फीम जी इसी का ऑपोजिट कर लेंगे, जो अकेले खड़े नहीं हो सकते मॉर्फीम, उन्हें किसी ना किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग बनाने के लिए, तो जी वो होते हैं बाउंड मॉर्फीम। वो बाउंड होते हैं उसके साथ। जैसे कि यहाँ पे एस, इसका कोई वजूद नहीं है अपना, जब तक ये किसी दूसरे के साथ लगेगा नहीं। जब तक ये दूसरे के साथ लगेगा तभी वो चीज़ प्लूरल बनेगी और तभी इसका कोई वजूद बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो होते हैं बाउंड मॉर्फीम होते हैं। लेक्सिकल और कंटेंट मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? बेसिकली ये नाउन्स आते हैं, इसमें एडजेक्टिव्स आते हैं और वर्ब्स आते हैं। इनकी मदद से ही आपको किसी सेंटेंस में मेन जो होती है चीज़ पता लगती है ना कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो आपको ये कंटेंट, उन्होंने कहा है आपको कंटेंट बताते हैं आपकी लैंग्वेज का, तो जी ये कंटेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि गर्ल, मैन, हाउस, टाइगर, येलो। अच्छा, अब उनका कहना है वी कैन ऐड न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स to the language rather easily, so they are treated as an open class of words। उनका कहना है ये आते ही जाते हैं, लैंग्वेज में आते ही रहते हैं। रोज़ के हिसाब से कितने लोगों के नाम होते हैं जो कि नए नए रखे जा रहे हैं, कितने एडजेक्टिव बन रहे हैं, वर्ब कितने बन रहे हैं। तो ये ऐसे हैं जो कि हमेशा नए से नए आते जाते हैं, तो इन्हें हम ओपन क्लास में शुमार करते हैं कि ये वर्ड्स की ओपन क्लास है, ठीक है। फंक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? वो मॉर्फीम जो कि प्योरली ग्रामेटिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि and, but, when, because, on, near, above, in, the, that, it, them। मतलब इसमें कंजक्शन आ जाते हैं, प्रपोजिशंस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं। ये सारे जो होते हैं इनसे आपके सेंटेंसेस के ग्रामेटिकल डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो फंक्शनल मॉर्फीम्स आ जाते हैं। उनका कहना है कि ये आपकी क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं, मतलब कि आपके कंटेंट वर्ड्स लातादाद नए से नए आते हैं डेली बेसिस पे। ये जो वर्ड्स हैं ये नहीं आते, कोई डेली बेसिस पे दागा नया वर्ड नहीं बना रहा, इनका वर्ड नया नहीं बना रहा, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। तो जो रिप्लेस नहीं हो सकते, जो और नहीं नए आ रहे, वो क्लोज्ड वर्ड्स हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या हैं जी? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, क्लास ऑफ अ वर्ड। वो जो वर्ड है उसकी वो क्लास चेंज कर देते हैं। मतलब एक नाउन है तो उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है तो उसे नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो फॉर्म्स की चेंजिंग होती है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहलाते हैं। जैसे कि डेरिवेशनल मॉर्फीमनेस जो है वो क्या कह रहे हैं? डेरिवेशनल मॉर्फीमनेस चेंजेस द एडजेक्टिव गुड टू नाउन गुडनेस। गुड के साथ ये गुड एडजेक्टिव है, उसके साथ नेस लगाया तो वो गुडनेस बन गया जो कि एक नाउन है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कौन से होते हैं? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो होते हैं जिनसे हमें टेंस और नंबर का पता लगता है, या आप जो है वर्ड्स का टेंस या नंबर बदल सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जो आप मर्ज़ी कह लें। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ये होते हैं जैसे कि नाउन एस, ये जो प्लूरल लगाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते हैं, और यहाँ पास्ट टेंस के लिए हम ईडी लगाते हैं, कंटिन्यूस टेंस के लिए हम आईएनजी लगाते हैं, इंडेफिनिट में हम एस लगाते हैं, और एडजेक्टिव बनाने के लिए जो हम या नंबर का या साइज़ का पता लगाने के लिए हम ER लगाते हैं, EST लगाते हैं, लार्जेस्ट। तो इस तरह की जो हैं जो कि वर्ड्स को
टेंस में बदलें या नंबर में बदलें, उस तरह के जो होते हैं मॉर्फीम्स वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहलाते हैं। एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? एलोमॉर्फ्स वो होते हैं, उनका कहना है ये होते तो एक ही साउंड है, ठीक है, एक ही साउंड होता है, बट ये कि वो जिस फॉर्म के साथ लग रहा है ना, वो जिस वर्ड के साथ लग रहा है उसके साथ लगने के बाद ये ज़रा अलग तरह से प्रोनाउंस्ड होते हैं। जैसे कि एस तीनों के साथ लगा हुआ है, ठीक है, डॉग के साथ भी एस लगा है, कैट के साथ भी एस लगा है, हॉर्स के साथ भी एस लगा है, बट तीनों में प्रोनाउंसिएशन उनकी अलग हो रही है। डॉग्स यहाँ पे ज की साउंड आ रही है, कैट्स यहाँ पे एस की साउंड दे रहा है, हॉर्सेस यहाँ पे एस और जी दोनों की साउंड दे रहा है, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे जो होते हैं जहाँ होते एक ही हैं बट डिफरेंट वर्ड्स के साथ उनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन साउंड आती है, ठीक है। टॉपिक नंबर 97 वर्ड फॉर्मेशन। अब जी उनका कहना है कि किस तरीक़ों से हम न्यू वर्ड्स लैंग्वेज में बना सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार मौजूद हैं हमारे पास। सबसे पहले दी आ जाता है एटिमोलॉजी। ये क्या होता है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड। द वर्ड एटिमोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक एटिमन ओरिजिनल फॉर्म प्लस लोजिया स्टडी ऑफ। एटमोलॉजी होता है जी किसी भी वर्ड की ओरिजिन की स्टडी करना, के मतलब वो शुरू कहाँ से हुआ था, फिर उसने करते करते कौन सी फॉर्म इख्तियार की, फिर करते करते कौन से दौर में कौन सी फॉर्म इख्तियार की, तब क्या उसका मीनिंग था, अब क्या मीनिंग है। ये जी इस तरह करते करते हमें पता लगता है कि एक जो है वर्ड ने कितनी फॉर्म्स अपनाई और कितनी फॉर्म्स उसकी मज़ीद बन सकती हैं। एक ये तरीक़ेकार है। कॉइनेज होता है बिल्कुल एक नया वर्ड बनाना, एक नया वर्ड लैंग्वेज में ऐड करना कहलाता है कॉइनेज। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं प्योर ज़ीरो वो। The most typical source are invented trade names for commercial products that become general term। उनका कहना है जो most typical sources है ना, ये जो अक्सर ही कोई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो अपने से ही अपना एक नाम रख देते हैं उसका। तो एक उन्होंने बिल्कुल टोटली एक न्यू फॉर्म, एक न्यू वर्ड लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे वैसलिन। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये है कि एक उन्होंने न्यू वर्ड खुद ही से रख दिया। ये जी सोर्स है नए वर्ड्स की कॉइनेज का। ज़्यादातर उनका ये कहना है MCQ याद रखने। इसके अलावा ये भी MCQs हैं। अच्छा, न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस आर कॉल्ड एपोनिम्स। उनका कहना है ऐसे लफ्ज़ जो कि किसी शख्स या किसी जगह की नाम पे रखे जाते हैं वो एपोनिम्स कहलाते हैं। मतलब किसी शख्स ने कोई चीज़ दरियाफ्त की, कोई थ्योरी दी, जैसे वो न्यूटन ने थ्योरी दी तो उसके पीछे ही वो न्यूटन लॉ का नाम रख दिया, ठीक है। तो जी इस तरह के जो नाम होते हैं वो एपोनिम में आते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट, वॉट, ये जी किसी साइंसदान ने ही किया था ना दरियाफ्त, तो वहाँ से ही उनके ही नाम बना के उनके नामों को ही उस चीज़ से रिलेट कर दिया और इंट्रोड्यूस करवा दिया लैंग्वेज में। बोरोइंग तीसरा तरीका ये होता है कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज से उसके वर्ड बोरो कर लें अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये जी बोरोइंग होता है उधार लेना। अच्छा, ये एक स्पेशल टाइप एक और होती है बोरोइंग की। वो क्या होती है कि लोन ट्रांसलेशन और कैल्क। मतलब कि आपने डायरेक्ट दूसरे की लैंग्वेज से वो वर्ड बोरो नहीं किया, आपने बस उसकी ट्रांसलेशन बोरो कर ली अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है एरोप्लेन, हमारी उर्दू की ज़ुबान में क्या है हवाई जहाज़। तो हमने उसे एज़ टू एज़ एरोप्लेन नहीं अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट किया या बोरो किया, हमने उसकी ट्रांसलेशन बोरो किया है। कंपाउंडिंग होता है एक तरीका कि हम दो वर्ड्स को मिला के कंपाउंड करके एक न्यू वर्ड बना लें। जैसे बुक अलग है और केस अलग है। नेक्स्ट जी आता है कंपाउंड एडजेक्टिव। इसमें जी आप दो एडजेक्टिव को कंपाउंड करके एक वर्ड बना देते हैं, जैसे कि गुड एंड लुकिंग। ये दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं, इसको दोनों को आपने मिला के एक वर्ड बना दिया। इस तरह भी आप वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या आता है ब्लेंडिंग आ जाती है जी, आप दो वर्ड्स को ब्लेंड करके एक न्यू फॉर्म बना देते हैं। अब यहाँ पे उनका एक कहना है MCQs के तौर पर देख लें। ब्लेंडिंग इज़ टिपिकली अकम्प्लिश्ड बाय टेकिंग ओनली द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड जॉइनिंग इट टू द एंड ऑफ द अदर वर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्मोक प्लस फोक इज़ इक्वल टू स्मोक। मतलब इन दोनों को इन्होंने ब्लेंड करके एक वर्ड बना दिया स्मोक। बिट किससे मिलके बना है, कौन सी ब्लेंडिंग से, बाइनरी प्लस डिजिट, ठीक है।
क्लिपिंग क्या होती है कि आप एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो अलग होती है, आप उसकी एक अलग से फॉर्म शॉर्ट बना देते हैं और उसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं गैस, जैसे गैसोलीन, उसको आप गैस बुलाते हैं अपनी आम रूटीन में। एडवर्टाइजमेंट को आप कहना शुरू कर देते हैं, तो आपने ये क्लिप कर दिया, शॉर्ट कर दिया, छुपा दिया। क्लिपिंग होती है मतलब छुपा देना, एक चीज़ क्लिप कर देना, तो आपने ये क्लिपिंग कर दी। हाइपोकॉरिज्म क्या होता है कि इसमें आप वर्ड रिड्यूस करते हैं, शॉर्ट वो जो फॉर्म्स हैं वो रिड्यूस करते हैं, बट ये कि आप एंड पे वाई लगा देते हैं या आई लगा देते हैं। जैसे मूविंग पिक्चर्स है, मूविंग पिक्चर्स ये एक पूरा वर्ड है, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं आई लगा के, मूवी। ठीक है। बैक फॉर्मेशन क्या होती है? बैक फॉर्मेशन ये होती है कि आपने एक नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न एक नाउन है, उसका आपने वर्ब बना दिया टेलीवाइज, ये आपने बैक फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, ये जी MCQs देख लें। अ रेगुलर सोर्स ऑफ बैक फॉर्म्ड वर्ब इज़ इन इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन पैटर्न ऑफ वर्कर एंड वर्क। ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है कि आपने वो नाउन को कन्वर्ट तो नहीं किया वर्ब की फॉर्म में, आपने वो नाउन को कन्वर्ट नहीं किया, बट ये कि आपने उस नाउन की ओरिजिनल फॉर्म को एज आ वर्ब इस्तेमाल करने लग गए हैं अपने जुमलों में, जैसे कि बॉटल, चेयर, बटर, चेयर एंड वेकेशन। समवन हैज़ टू चेयर द मीटिंग। चेयर एक नाउन है, बट इस जुमले में आपने उसे एज आ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी को मीटिंग की चेयरमैनशिप संभालनी पड़ेगी, लीडरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक्रोनिम क्या होता है कि आप वर्ड्स के फर्स्ट कैपिटल्स उठा के उसका एक फॉर्म बना देते हैं, जैसे कि कम्पैक्ट डिस्क आम नहीं है, CD आप बुलाते हैं। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर नहीं, आप इतना कहते, VCR आप बना देते हैं। तो ये जो फर्स्ट कैपिटल उठा के जो आप वो फॉर्म बनाते हैं, ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन का तरीका है और इन्हें एक्रोनिम्स कहते हैं। डेरिवेशन क्या होता है? ये जो सुफिक्स और प्रीफिक्स के ज़रिए जो आप वर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं वो डेरिवेशन में आती है। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।